हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं असाइनमेंट नंबर 3 माह नवंबर के लिए, जो क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स है, भौतिक शास्त्र, जिसे भौतिकी के नाम से भी जाना जाता है। उसके असाइनमेंट का हल आप किस तरह से लिखेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इससे आप सीख पाएंगे इसके जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको किस तरह से आपको हल करना है, ये मैं आपको पूरे इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो अंत तक ज़रूर देखिए, और इसके साथ साथ आप जो है असाइनमेंट आपको जो मिला है वो भी आप आसानी से बना पाओगे। तो सिर्फ हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि हम आपको यहाँ लिखने में मदद कर दें या लिखवा दें। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कम से कम उसे एक बार हम समझा सकें आपको। तो ओके, अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखें। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। ओके, तो अपने सारे दोस्तों तक, सभी फ्रेंड तक शेयर ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ आप पूरे 5 क्वेश्चन जो है किस तरह से आपको लिखने हैं, किस तरह से इसका हल किया गया है, वो हम यहाँ पूरा समझने वाले हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ओके, चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ असाइनमेंट में, इस असाइनमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसे हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 3 उपयोग समझाइए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो भंवर धारा किसे कहते हैं आप बता सकते हो। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तब उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्कर दर धाराएं उत्पन्न होती है। ऐसी घटना को, ऐसी धारा को कह सकते हो, ऐसी घटना मत बोलना, ऐसी धारा को ही क्या कहेंगे, भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का मान जो है चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक होगा तो भंवर धारा क्या होगा, कम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, अब भंवर धारा का उपयोग अगर हम लोग देखें तो भंवर धारा की कुछ 3 प्रमुख उपयोग हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो उपयोग है वो दिया है, वो है क्या कि विद्युत प्रेरण भट्ठी में, सबसे पहले इसका उपयोग है विद्युत प्रेरण भट्ठी में। किस तरह से करते हैं, तो इसमें धातु का जो प्रबल परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, जिसमें धातु में प्रबल भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, और ये जो भंवर धारा उत्पन्न होती है उससे ऊष्मा निकलता है और धातु पिघल जाती है। इस प्रकार से प्रेरण भट्ठी में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा जो है विद्युत ब्रेक में, विद्युत ब्रेक में किस तरह से किया जाता है, तो विद्युत ट्रेनों को रोकने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत ब्रेक किस तरह से काम करता है, यहाँ पे भी मैंने पूरा इसका डिस्कशन किया हुआ है। देखो, पहिए की धुरी के पास धातु का एक ड्रम लगा होता है जो पहिए के साथ घूमता है। जब ट्रेन को रोकना होता है तब ड्रम के पास प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है, और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने से जो भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती हैं जो ड्रम की गति का विरोध करती हैं। इस प्रकार ट्रेन रुक जाता है। तो ये 2 हम लोगों ने उपयोग देख लिया। तीसरा जो उपयोग है धारामापी को रुद्ध रोल बनाने में, तो धारामापी जो कुंडली रहते हैं, धारामापी की जो कुंडली रहती है वो तांबे के विद्युत रोधी तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेट कर बनाई जाती है, ठीक है। और जब कुंडली विक्षेपित होती है तो फ्रेम में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जो कुंडली की गति का विरोध करती हैं। अतः कुंडली जो है विक्षेपित होकर शीघ्र ही उपयुक्त स्थिति में रुक जाती है। इस प्रकार धारामापी रुद्ध डोल के रूप में भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो भंवर धारा क्या है, इसके 3 उपयोग आप आसानी से लिख सकते हैं। देखो, ये पूरा कंप्लीट आंसर है। वीडियो पॉज करके, इस वीडियो को रोक करके भी आप इसका जो है जहाँ पे चीज़ें समझनी है उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देखो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि दिक्पात कोण तथा नमन कोण को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, V/H होता है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो किसी भी स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक की अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहा जाता है। तो यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा होगा भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। यहाँ क्लियर आपको इस डायग्राम में, ये पूरा जो ब्लैक में दिख रहा है वो पूरा डायग्राम, इसको बनाना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अब हम लोग को क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि भाई आखिर दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य जो न्यून कोण बनता है, इस न्यून कोण को ही उस स्थान पर हम लोग क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। इसे थीटा से यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं,
तो थीटा से दर्शाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चित्र भी आपको बनाना है यहाँ पे, क्लियर ना? आगे देखिए, नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं? तो जब किसी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर में स्वतंत्रतापूर्वक गति कर सके, तब जब सुई स्थिर अवस्था में आती है तब हम जो सुई को क्षैतिज से कुछ झुकी हुई पाते हैं। चुंबकीय सुई की अक्ष जिस कोण से क्षैतिज के साथ झुकी रहती है, इस कोण को ही नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो नमन कोण या नति कोण आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ये चुंबकीय सुई है, इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्लियर ये डायग्राम दिख रहा है। यहाँ बीच में जो थीटा बना है वो नमन कोण या नति कोण लिखा हुआ है, और ये जो क्षेत्र है वो क्या दर्शा रहा है? ये क्षेत्र जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र दर्शा रहा है। तो पूरा अच्छे से इसको जो है नोट डाउन कर लेना इस डायग्राम को। ये ब्लैक कलर के पेन से बना हुआ है, तो ये इसके से बना हुआ है, तो ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि सिद्ध करो कि tan थीटा बराबर v/h होता है। तो इसके दो घटक हमको प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक थीटा नमन या नति कोण बनाता है। इसको दो घटकों में विभक्त कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक तो वर्टिकल। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटकों में इसको हम क्या कर सकते हैं? ये क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल को h से दर्शा दिए और वर्टिकल जो है v से दर्शा दिए। तो क्षैतिज घटक h हो गया और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया? v हो गया। ठीक है, इसके बीच हमारे पास ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है? b है। चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र b है। कोण कौन सा है? तो यहाँ पे थीटा कोण दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके दो घटक b cos थीटा और b sin थीटा, इसके दो घटक प्राप्त हो गए। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होगा h बराबर क्या हो जाएगा? b cos थीटा, और यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके दो घटक प्राप्त होंगे। अब क्या करना है आपको? समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर देना है। तो ये हो जाएगा v/h, और v/h बराबर क्या हो जाएगा? ये b sin थीटा अपॉन b cos थीटा। तो दूसरे को भाग करने पहले से, तो ये हो जाएगा b कैंसिल हो जाएगा। sin थीटा बटे cos थीटा को tan थीटा कह सकते हैं। इस प्रकार आपके पास ये v अपॉन h इज इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखें। तो स्वप्रेरकत्व तो क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। स्वप्रेरकत्व तो क्या है? किसी प्रेरण कुंडली में धारा का मान बढ़ रहा है, इस कुंडली का स्वप्रेरण एल है। परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ बनाइए। तो आपको ग्राफ बस बनाना है, इसमें ज़्यादा डिटेल आपको करना नहीं है। तो जितना यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है सफिशियंट है, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले स्वप्रेरकत्व तो क्या है? स्वप्रेरकत्व को हम लोग समझते हैं। पहले स्वप्रेरण होता क्या है ये देख लेते हैं। तो जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तब उस कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ऐसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब आगे देखो, धारा के मान को बढ़ाने पर उत्पन्न प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत और तथा कम करने पर प्रेरित धारा उसी दिशा में होती है। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई होता है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, जहाँ इसी एल जो है वो स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं और इसे ही स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व क्या होता है? और हम एक और चीज़ जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस डी फाई, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन बटे समय होता है। तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और फाई का मान अगर डालेंगे तो L इंटू आई हो जाएगा। L का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फैराडे के नियम से फैराडे के नियम से हम ये भी हम संबंध जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी होता है, जहाँ एन क्या है? फेरो की संख्या है। अब हमको क्या करना है? दूसरा क्वेश्चन जो दिया है कि आपको ग्राफ बस बनाना है, आलेख बनाना है। तो आरेख की बात करें तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य जो आरेख है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मान होता है वो धारा आई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए क्या कह सकते हो? जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बढ़ता है। इस तरह से आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स एवं धारा के मध्य आरेख। अगर आगे देखें तो संचित चुंबकीय ऊर्जा एवं धारा के मध्य जो संबंध है उसको देखेंगे, तो चुंबकीय जो स्थितिज ऊर्जा है जो जूल में है और धारा आई है, तो इस तरह से ये मान दर्शाता है। ठीक है, यहाँ कर्व बन जाएगा ये। ठीक, तो ये दोनों आरेख आपको बना लेना है बिल्कुल, इसमें ज़्यादा डिटेल करने का ज़रूरत है नहीं आपको। स्वप्रेरकत्व तो क्या होता है समझ जा देना है। ये स्वप्रेरण के बाद हम लोग जो एल लिखे हैं यहाँ पे जरूर लिख देना कि एल जो है यहाँ क्या है? स्वप्रेरण गुणांक, जिसे स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं, ये लिख लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। देखो, चुंबकीय आघूर्ण को स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एम्पियर चक्र क्या है? इतने सारे क्वेश्चन ये दिए हैं। तो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है ये देख लेते हैं। तो किन्हीं दो समान ध्रुव प्राबल्यता के विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के युग्म को चुंबकीय
द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास एक चुंबक, इसके यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम। ठीक है, एम क्या है, यहाँ स्मॉल एम जो है ध्रुव प्राबल्यता है, चुंबक की ध्रुव प्राबल्यता। एन और एस ध्रुव होते हैं ना, तो एन और एस, ये इसकी क्या है, ध्रुव प्राबल्यता है। ठीक है, एन और एस जो है ध्रुव प्राबल्यता का मान कितना है, स्मॉल एम है। दोनों के बीच जो प्रभावकारी लंबाई है उसकी दूरी कितनी है, 2l है। तो इसको इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबक की ध्रुव प्राबल्यता तथा चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू 2l हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारा लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि धारा लूप के लिए उसके यहाँ देखो, हम जानते हैं कि एक धारा लूप के लिए उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² पूरे की घात क्या होता है, 3/2 होता है, जहाँ n क्या है, फेरों की संख्या, r जो है लूप की त्रिज्या है, x केंद्र से बिंदु की दूरी है, और I क्या है, लूप में धारा है। ये मान होता है, ये फिक्स है। यदि x का मान जो है बहुत बड़ा हो r से, x जो है बहुत बड़ा 2 ग्रेटर देन r, देन क्या हो जाएगा, इसका हम लोग यहाँ पे नगण्य होगा, इसका उपेक्षा कर देंगे, और हमारे पास आ जाएगा क्या, ये देखो r का मान जो है बहुत बड़ा है, किसके r का मान बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के, x बहुत बड़ा है, तो r जो है यहाँ से हट जाएगा, ये r हट जाएगा, और x की घात क्या है, 2, पूरे की घात 3/2, तो ये हो जाएगा x की घात 3। ठीक है, समझ आ रहा है बात, यहाँ तक आप कर लिए। अब इसमें क्या कर दो, ऊपर और नीचे जो है अंश और हर में 2π/2π का ऊपर और नीचे जो है गुणा कर दो, तो ये आपके पास ये समीकरण आ जाएगा। देखो, गुणा करने के बाद ये समीकरण आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4π इंटू 2NI इंटू πr² कैपिटल R² अपॉन x³ ठीक है, यहाँ पे a जो है क्या है, a एरिया है, क्षेत्रफल है, जो एरिया इज इक्वल टू क्या है, πr² है, r क्योंकि त्रिज्या है, तो यहाँ पे πr² की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, a लिख दिया। और यदि m का मान हम लोगों ने यहाँ रख दिया, ठीक है, ये तुलना कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ऐसा कर सकते हो, इसको एक समीकरण दे सकते हो, और 1 मिनट, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। इसको एक समीकरण दे दो, इसको पहला समीकरण दे दो, और यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू 2m अपॉन x³ होता है, तो इसको दूसरा समीकरण दे दो, दोनों की तुलना कर दो। दोनों की तुलना जैसे ही करोगे आपको समझ आ जाएगा m के जगह में क्या लिखा है, तो m के जगह में लिखा हुआ है क्या, NI इंटू a। तो धारा लूप के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा कैपिटल M, और कैपिटल M का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, NIA होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब एम्पियर चक्र को भी पूछा है, तो एम्पियर चक्र क्या होता है, तो एम्पियर चक्र जो है, एम्पियर के परिपथी नियम को ही एम्पियर चक्र कह सकते हैं। तो एम्पियर चक्र जो एम्पियर के लिए, एम्पियर का जो परिपथी नियम है उसे ही एम्पियर चक्र कहोगे, यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद निर्वात में एम्पियर चक्र क्या होता है ये लिख लो। तो ये निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र से घिरी कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। तो आप ये चित्र बना लो। देखो, यहाँ पे एक धारा है, XY धारा है, XY जो है धारा रेखी चालक है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें बंद वक्र हम लोगों ने ले लिया R त्रिज्या का, तो ये जो है क्या होगा, इसका रेखीय समाकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I होगा। ठीक है, एक और जो हम लोगों ने अभी संबंध निकाला, m इज इक्वल टू, ये भी देख लो, m इज इक्वल टू m, कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आया था, अभी जो हम लोगों ने व्यंजक निकाला NI इंटू a आया था। तो m इज इक्वल टू NI, a जो लिखे हो वहाँ NI जो होता है, NI मतलब फेरों की संख्या और धारा के गुणनफल को ही एम्पियर चक्र कहते हैं। इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, तो एम्पियर नियम और एम्पियर चक्र दोनों एक ही चीज़ है। इसे दो तरह से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, दोनों बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें तो प्रश्न क्रमांक 5 जो है, इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न बोलता है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्यों? ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के क्रोड का तापमान बहुत ज़्यादा है और वहाँ जो लोहा है वो पिघली हुई अवस्था में, और पिघला लोहा कभी भी लौह चुंबकीय नहीं होता।
समझ रहे हो बात को? पिघला हुआ लोहा कभी भी लौह चुंबकीय नहीं होता, अर्थात उच्च ताप पर लोहे का चुंबकित रहना संभव नहीं है। इसलिए जो भूगर्भशास्त्री है इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत बिल्कुल भी नहीं मानते। तो पूरा प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है समझ आ गया? ठीक है, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो थोड़ा वीडियो को बैक कर लें, पॉज कर लें, अच्छे से समझ ले बातों को, फिर अच्छे से असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, चलो आते हैं सेकंड जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए कह रहा है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो हमको क्या पता है कि हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू -L इंटू DI/dt होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे E का मान दिया हुआ है, क्या है? विद्युत वाहक बल कितना? 200 वोल्ट दे दिया है भाई। DI क्या है? तो धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है? धारा में परिवर्तन जो है अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम कितना 0 और प्रारंभिक कितना 5.0, तो आंसर आ जाएगा कितना -5। तो -5 एम्पियर जो है धारा में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें समय का मान कितना दिया है? 0.1 सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्या करो, इस सूत्र पे समीकरण 1 पे मान रख दो, तो ये हो जाएगा 200 बराबर -L इंटू ये हो जाएगा -5/0 इसको अच्छे से समझ लो। ये दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन पे शायद क्लियर आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लैक कलर थोड़ा लाइट हो गया है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 200 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200 इज इक्वल टू -L इंटू -5/0.1 होगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। आपके पास मिलेगा क्या? तो ये हो जाएगा 5/0.1 इंटू L होगा। L है यहाँ पे याद रखना। तो 5/0.1 है, तो इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम 50/1 लिख सकते हैं क्या? तो ये मैंने लिख दिया 50, तो 50L हो गया। 50L बराबर क्या हो गया? 200। तो L बराबर हमको निकालना है, तो 200 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो L बराबर कितना हो गया? 200/50 हो गया। जब इसको भाग करोगे तो 50 चौका आ गया, तो 4 आया इसका L का मान। और L का मात्रक जो होता है क्या होता है? हेनरी होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि यहाँ पे स्वप्रेरकत्व का मान जो होगा L बराबर 4 हेनरी होगा, 4 हेनरी। ठीक है, ये जो थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का दिया गया है, ये निम्न स्थिति के लिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की प्रवृत्ति कीजिए कह रहे हैं। तो इसको आपको क्या करना है? आपको प्रेडिक्शन करना है यहाँ पे कि जो विद्युत धारा की दिशा होगी, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी वो कौन सी होगी। तो ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र रेखा है, क्षेत्र रेखा वो लूप के तल में स्थित है। देखो यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है लूप, ये लूप का तल, ये लूप के तल में क्षेत्र रेखा है। ठीक है, अब ये क्षेत्र रेखा लूप के तल में, इसलिए यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का प्रेरित धारा यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ये आंसर बता देना है, प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इसकी दिशा क्या बताओगे? क्लियर, समझ आ गया? तो इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने 1 to 5 हर एक क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया, पूरे प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है ये बताया। इस तरह से आप अगर असाइनमेंट बनाते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आप पूरी चीज़ों को आसानी से समझ भी सकते हो। ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो अच्छे से इसको समझ लो, बना लो। ठीक है, और जो अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसे क्लिक कर लें, ताकि आप तक हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्लियर? चलो, तो इसको क्या करना है, हमारे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो बिल्कुल लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, हर एक ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो देते हैं जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ अभी एग्ज़ाम में, जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है अच्छा लगी तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इसके जो असाइनमेंट नवंबर के लिए मिले हैं उसका भी वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो विजिट करके वो देख सकते हैं, या इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से बना लो असाइनमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।